कहाँ तक हुआ था कल? सर चौथा चौथा एक्सेप्शन आप बस बताए थे कि रेडियस ऑफ फिफ्थ और फिफ्थ 5D एलिमेंट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट, बोले थे उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है, चलो उसी को एक्सप्लेन करते हैं। ये लेक्चर 5 है ना? यस सर। तो इसमें हम एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, एटॉमिक रेडियस का, एक्सेप्शंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसमें 3 ऑलरेडी बता चुके। हर एक पीरियड में नोबल गैस का एटॉमिक रेडियस सबसे लीस्ट होना चाहिए, बट वहां पे बढ़ जाता है। दूसरा एक्सेप्शन क्या था? रेडियस ऑफ गैलियम इज लोअर देन दैट ऑफ क्या? एल्युमिनियम। एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि ग्रुप का एलिमेंट है तो गैलियम का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि वो नीचे आता है, बट वहां पे साइज कम हो जाता है गैलियम का। तीसरा एक्सेप्शन था कि रेडियस ऑफ 3D एलिमेंट में मूव करते लेफ्ट टू राइट तो वो पूरा डिक्रीज करना चाहिए था कंटिन्यूअसली, लेकिन शुरुआत के 4 एलिमेंट में डिक्रीज किया, फिर बीच में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया था, और लास्ट के 2 एलिमेंट में वो बढ़ गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट है फोर्थ एक्सेप्शन है कि रेडियस ऑफ, इसी में है, ठीक है, कि रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट, यही बताए थे ना कि 3D और 4D का भी ग्राफ देखो सिमिलर 3D जैसा होता है, लेकिन दोनों के बीच में गैप होता है, लेकिन 5D का जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो ऑलमोस्ट जो है 4D पे ओवरलैप कर जाता है। ठीक है, तो ये है एक्सेप्शन, रेडियस ऑफ 5D एलिमेंट्स इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू रेडियस ऑफ 4D एलिमेंट। तो इसको हम लोग 2 रीजन से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई एक हम लोग ले लेते हैं ग्रुप, जैसे टाइटेनियम है, टाइटेनियम वाला ग्रुप लेते हैं। ठीक है, टाइटेनियम, इसके बाद जिरकोनियम आएगा, इसके बाद हाफनियम आएगा। तो टाइटेनियम जो है ये 3D एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 22 होता है। फिर जिरकोनियम का एटॉमिक नंबर इसमें 18 ऐड कर दो, ये 40 होता है। हाफनियम का एटॉमिक नंबर इसमें 32 ऐड कर दो तो ये 72 होता है। बात समझ में आ रहा है? ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो यहाँ से देखोगे ये टाइटेनियम किसका एग्जांपल है? ये 3D सीरीज का एलिमेंट है। इसके नीचे जस्ट आएगा ग्रुप में ये 4D सीरीज का एलिमेंट है, और हाफनियम जो है ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। तो यहाँ पे एटॉमिक साइज में क्या देखा गया है? एटॉमिक साइज का जो ये होता है कि टाइटेनियम का साइज जो है ये जिरकोनियम से कम है, मतलब जिरकोनियम बड़ा है, लेकिन जिरकोनियम और हाफनियम के साइज में ये देखा गया है कि ये हाफनियम का साइज क्या होना चाहिए? जिरकोनियम से ज्यादा होना चाहिए था, होना चाहिए था ना? हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है या नहीं? रिकॉर्ड हो यस रहा सर। है? चलो ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे देखो, इसको हम लोग 2 रीजन से एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो रीजन होता है ना, रीजन यहाँ पे लिख रहे हैं, जो फर्स्ट रीजन है ये है कि देखो 3D से जब हम लोग, टाइटेनियम से जब हम लोग जिरकोनियम में गए तो कितने यूनिट का प्रोटॉन, मतलब जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज कितने यूनिट से बढ़ा? मतलब 18 प्रोटॉन ही बढ़ा। टाइटेनियम से जब जिरकोनियम में गए तो 18 प्रोटॉन ही इंक्रीज हो रहा है ना, 22 से वो 40 हो गया, तो 18 प्रोटॉन बढ़ा। लेकिन जब जिरकोनियम से हम लोग हाफनियम में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना बढ़ रहा है? 32। बात समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। ठीक है, तो देखो हम लोग टाइटेनियम से जिरकोनियम में गए तो वहां भी एक ही शेल इंक्रीज हुआ था, लेकिन वहां पे प्रोटॉनिक चार्ज जो है वो बढ़ रहा है 18 यूनिट से। लेकिन जब हम लोग जिरकोनियम से हाफनियम में जा रहे हैं तो वहां पे प्रोटॉनिक चार्ज जो है या न्यूक्लियर चार्ज जो बोलते हैं हम लोग, वो 32 यूनिट से बढ़ रहा है। मतलब सेम अमाउंट के लिए सेम नंबर ऑफ शेल, इसमें भी जिरकोनियम से हाफनियम में भी एक ही शेल बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है बहुत, मतलब उससे
14 और एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ रहा है, मतलब एज कम्पेयर टू 3D से 4D जब आ रहे हैं, और जब हम लोग 4D से 5D वाले का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वहाँ पे 14 यूनिट्स जो है वो ज्यादा प्रोटॉन है अंदर, मतलब डी में लग रहा होगा एज कम्पेयर टू 4D, ठीक है। उसमें 14 यूनिट्स का ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज लग रहा होगा, तो अगर न्यूक्लियर चार्ज उतना यूनिट्स का ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल का ज्यादा लग रहा है ऑलमोस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा बढ़ेगा या घट जाएगा, बताओ। हम्म न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होना चाहिए था, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, बताओ। अगर प्रोटॉनिक चार्ज ज्यादा लग रहा है तो से बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो इसीलिए साइज जो हो जाता है ना, मतलब जितना साइज बढ़ा था, शेल बढ़ने से जितना साइज बढ़ा था, उसको कंपनसेट कर देता है। कौन कंपनसेट कर देता है? ये न्यूक्लियर चार्ज जो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है ना, तो वो शेल बढ़ने की वजह से नो डाउट उसका साइज बढ़ना चाहिए था, बट वो न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा अमाउंट, इतना ज्यादा यूनिट्स में इंक्रीज हो जाता है कि वो उसको, उसके वैल्यू को वो कंपनसेट कर देता है, मतलब उसको वो पुल करके वापस से ऑलमोस्ट बराबर साइज का कर देता है, मतलब जितना 4D एलिमेंट का साइज था उतना तक ही ले आता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करके। तो इसलिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं। एक रीजन तो यही है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम 3D to 4D, nuclear charge increases by plus 18 units, while moving from 4D to 5D। इस केस में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज increases by plus 32 units। समझ में आ रहा है? सो attraction of nucleus on the outermost electrons in 5D series increases, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होता है, रेडियस क्या हो जाता है, वो डिक्रीज कर जाता है, हेंस से लिख सकते हैं हम लोग, हेंस रेडियस डिक्रीजेस, ठीक है। और यही जो रेडियस डिक्रीज हो रहा है या साइज जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसी फेनोमेनन को बोला जाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि जो 5D एलिमेंट होता है ना, उसको लेंथेनाइड भी बोला जाता है, क्योंकि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, ठीक। तो एफ ब्लॉक में बताए थे दो ग्रुप होता है, दो सीरीज होता है, एक लेंथेनॉइड सीरीज होता है, दूसरा एक्टिनॉइड। तो ये जो 5D वाला होता है ये लेंथेनॉइड में आता है, ठीक है। उसके नीचे 6D वाला जो होगा वो एक्टिनॉइड में आता है। तो दिस कॉन्ट्रैक्शन इन साइज इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, क्लियर है ना सबको? रीजन, पहला रीजन ये है, एक और रीजन के से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं इसको। तो ये अगर क्लियर है तो बताओ, तो फिर दूसरा बताएंगे। कोई यस डाउट सर। है इसमें? कोई डाउट नहीं है ना? चलो, तो दूसरा रीजन ये है कि दूसरा रीजन वही हम लोग शील्डिंग इफेक्ट से बात करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे शील्डिंग इफेक्ट के टर्म में, क्योंकि बता चुके हैं कि डी और एफ का शील्डिंग जो होता है वो बहुत ही पुअर है, मतलब एफ का तो बिल्कुल नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जिरकोनियम एटॉमिक नंबर है 40, इसके बाद हाफनियम एटॉमिक नंबर है 72। इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं हम। तो पहले जिरकोनियम का लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s2, इसके बाद क्या आ जाएगा 3d10, इसके बाद 4p6, 5s2 और 4d2। 5s के बाद 4d आ जाएगा, तो 4d2 हो गया। काउंट करो तो 40 इलेक्ट्रॉन्स है ना। चलो, तो ये हो गया जिरकोनियम का। इसके बाद हाफनियम का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो हाफनियम का देखो यहाँ तक तो सेम आएगा 40 तक। बोलो, ये हम दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। यस चलो सर। यहाँ तक 5s2 तक सेम आएगा, 5s2 तक सेम कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उसके बाद हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक वही सेम चीज रिपीट कर देना। यहाँ 5s2, इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4d10 हो जाएगा, फिर 5p6 हो जाएगा, 4d के बाद 5p आ गया, फिर 6s आ जाएगा 2, फिर 6s के बाद 4f आएगा, 4f 14, और इसके बाद 5d2। देखो यही आ रहा है या नहीं, ये यस हाफनियम सर। का कौन 72 है इसका एटॉमिक नंबर, काउंट कर लो, टोटल 72 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ 5s के बाद 4d10। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद आगे ऐसे रहेगा। तो इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में एक रिंग, इसका आउटर मोस्ट सेल है 5th सेल, इसका भी आउटर मोस्ट, इसका आउटर मोस्ट सेल है 6th सेल, है ना। लेकिन जब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं तो इसमें इनर शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, एस, पी और डी, ये तीनों प्रेजेंट है। लेकिन जब हम लोग हाफनियम का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं इनर शेल में क्या आ रहा है, एफ ऑर्बिटल भी आ रहा है। एस पी डी तो है ही, बट एफ भी इन्वॉल्व हो रहा है, वो 4th सेल में जो है एफ में भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर कहीं भी एफ इन्वॉल्व होगा तो शील्डिंग पावर हम लोग बात कर चुके हैं कि एस पी और एस पी के मुकाबले डी का बहुत ही पुअर होता है, और अगर एफ कंपेयर कर दें, एफ का तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल शील्डिंग होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर शील्डिंग एज्यूम कर लेते हैं हम लोग, बहुत ही पुअर शील्डिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग शील्डिंग पावर से अगर हम लोग बात करें तो शील्डिंग पावर जो है एस ऑर्बिटल का, फिर पी, डी और एफ का, ये क्या है, वेरी पुअर शील्डिंग। तो यहाँ पे एफ ऑर्बिटल आने की वजह से इनर शेल में एफ ऑर्बिटल है जिसका शील्डिंग बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वो साइज क्या हो जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो उसी कॉन्ट्रैक्शन इन साइज को हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो दूसरा जो रीजन हम लोग ये शील्डिंग इफेक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो वो भी लिख दे रहे हैं कि इन 5d एलिमेंट्स 4f सबसेल is completely filled, and due to very poor shielding of f orbitals, attraction of nucleus on the outermost electron increases. Hence, there is a contraction in size. और इसी कॉन्ट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, कौन सा टर्म बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, और यही जो कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसी को लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। बात समझ में आया, दोनों रीजन। तो दो रीजन से इसको एक्सप्लेन करते हैं, पहला न्यूक्लियर चार्ज से और दूसरा शील्डिंग पावर से। क्लियर है ना, देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं तो बोलो। तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। सर थोड़ा ऊपर करिए ना। ठीक है, थोड़ा और, बस और बस हो गया। जल्दी जल्दी लिखो, टाइम मत लगाओ।
हो गया? यस सर। चलो देख लो, कोई डाउट है किसी को? नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बताओ जल्दी। नो सर। चलो, तो अगर डाउट नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। नहीं है ना डाउट? किसी को कुछ पूछना है तो पूछो जल्दी, नहीं तो फिर आगे हम लोग आगे के पार्ट्स में पढ़ेंगे। आगे नेक्स्ट है आयनाइजेशन एनर्जी, स्टार्ट करेंगे। बताओ जल्दी। आगे बढ़े? यस सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट लिखो एटॉमिक रेडियस वाला सारा पोर्शन हो गया कंप्लीट, ठीक है? जितना एक्सेप्शंस था वो बता दिए। चलो नेक्स्ट इसमें लिखो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी तो देखना, बहुत सारे बुक में आयनाइजेशन एंथैल्पी भी यूज किया रहता है। तो एंथैल्पी एक थर्मोडायनेमिक टर्म है, थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है? तो एंथैल्पी मतलब चेंज इन एनर्जी होता है। मतलब ये जब डेफिनेशन लिखाएंगे, कितना एनर्जी चेंज हुआ, डेल्टा ई जो यूज करते हैं हम लोग, तो पहले कितना था और जब प्रोसेस हो गया उसके बाद कितना बचा, तो उन दोनों का जब डिफरेंस निकालते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो एनर्जी चेंज होता है ना, उसी को एंथैल्पी बोला जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove an electron from the outermost cell of an isolated gaseous atom। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना है कि ये आइसोलेटेड गैसेस एटम क्यों यूज किया जाता है। यहाँ हम लोग सॉलिड या लिक्विड इसके एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते, हमेशा गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्यों गैस में कन्वर्ट करना पड़ता है? क्योंकि गैस में पढ़े होंगे कि इंटरैक्शंस जो है एटम के बीच का बिल्कुल जीरो कंसिडर करता है। आइडियल गैस अगर मानोगे तो दो गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर दो गैस के एटम्स के बीच में इंटरैक्शन बिल्कुल क्या मानना है तुमको? जीरो। तो उसमें कोई इंटरैक्शन है ही नहीं। तो अगर इंटरैक्शन जीरो है तो वो मतलब क्या, आइसोलेट है, मतलब उसके सराउंडिंग में कोई दूसरा एटम नहीं है जो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो गैस में ऐसा ही एज्यूम करते हैं ना हम लोग कि बहुत दूर दूर पे एटम्स होते हैं, तो उनके बीच में आइडियल गैस अगर एज्यूम कर रहा है तो उनके बीच में हम लोग इंटरैक्शन जो है या अट्रैक्शन फोर्स जो है वो बिल्कुल जीरो मान लेते हैं। तो इसीलिए उसके एटम्स जो होते हैं, गैस के एटम्स को हम लोग आइसोलेटेड एज्यूम कर सकते हैं कि वो आइसोलेटेड मतलब सराउंडिंग में वो किसी अट्रैक्शन से बंधा हुआ नहीं है, मतलब उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है। समझ में आ रहा है ना? तो जो भी एनर्जी हम लोग उस केस में देंगे, जो भी एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो सारा एनर्जी जो है कम्प्लीटली खर्च होगा उस एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाकी और कहीं पे एनर्जी का वेस्टेज नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम के केस में ही हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी का। मतलब जितना भी हम लोग एनर्जी प्रोवाइड करेंगे वो सारा एनर्जी जो है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही खर्च होगा। क्योंकि अगर सॉलिड या लिक्विड रहता तो उसमें क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग है, तो जो हम लोग एनर्जी देते तो एनर्जी तो पहले उसके बीच का बॉन्ड ब्रेक करने में चला जाता, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाकी जो एनर्जी बचा वो इलेक्ट्रॉन निकालने में। अब वो इलेक्ट्रॉन तो एग्जैक्टली वहां पे हमको एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं पता चल पाया कि इसके बॉन्ड को ब्रेक करने में कितना एनर्जी गया और इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी गया, ठीक है? तो वो एग्जैक्ट वैल्यू वहां पे कैलकुलेशन करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसलिए उसको गैसियस एटम में आइसोलेट करके कन्वर्ट किया जाता है।
ताकि एग्जैक्ट वैल्यू जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकें आयनाइजेशन एनर्जी का। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये आइसोलेटेड गैसेस एटम का टर्म यूज किया जाता है। क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है। तो आयनाइजेशन ये एनर्जी का टर्म है। तो इसमें देखोगे कि आयनाइजेशन एनर्जी को आई से डिनोट किया जाता है बहुत जगह। तो आयनाइजेशन एनर्जी आर मेजर्ड, आयनाइजेशन एनर्जीज आर मेजर्ड इन किलो जूल, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है इसलिए किलो जूल पर मोल। ठीक है। या फिर देखोगे किलो कैलोरी पर मोल होता है, ये सारे एनर्जी के यूनिट से। या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ईवी से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी एनर्जी का यूनिट है। तो ये सारे यूनिट्स होंगे आयनाइजेशन एनर्जी के। ठीक है। तो ये एनर्जी से रिलेटेड है। तो अब इसमें देखो, जैसे कोई भी मेटल है एम, ठीक है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये तो गैसियस फॉर्म में होगा। ठीक है, गैसियस स्टेट में होगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे निकल गया, ये एम प्लस बन गया, ये गैस। ठीक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी खर्च होगा उसको IE1 बोलते हैं, मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि आउटर मोस्ट, सबसे पहला जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसको निकालने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रहा है उसको फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। जब सेकेंड IE2 की जब बात करेंगे तो एक बार जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अब उससे जब हम लोग दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, इस M प्लस से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे ये क्या बन जाएगा, M2 प्लस। और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस केस में ये क्या आ रहा है, I2 सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। थर्ड में क्या होगा कि M2 प्लस से जब एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये I3 हो गया, ये M3 प्लस में। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। तो इसमें ये IE1 IE2 ये सारे क्या है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, IE1 IE2 IE3 ये सारे क्या हैं, ये हो गया फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जीज रेस्पेक्टिवली। ठीक है। अब इसको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, मतलब एक के बाद एक आ रहा है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह ये चलता जाएगा, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसमें अगर किसी सेम मेटल के लिए, जैसे एम मेटल का ही बात कर रहे हैं हम लोग, एम एलिमेंट की ही बात कर रहे हैं, सेम एलिमेंट के लिए अगर तुमको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज कंपेयर करना हो तो बताओ तो क्या होगा ऑर्डर। अगर सेम एलिमेंट है, एम एलिमेंट के लिए हम लोग कर रहे हैं, इन सभी को I1 I2 I3 इन सबको कंपेयर करना है तो क्या होगा, कंपैरिजन क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, बताओ, बता सकते हो कोई? सर आयनाइजेशन एनर्जी 3 का एनर्जी ज़्यादा होगा 2 से, 2 का ज़्यादा होगा 1 से। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता जाएगा सेम एलिमेंट के लिए, वो इंक्रीज होते जाएगा। रीजन कोई बताओ क्यों इंक्रीज होते जा रहा है? क्यों इंक्रीज होते जा रहा है? सर क्योंकि 3 बता इलेक्ट्रॉन सकते हो निकालना कुछ? बहुत। चलो देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन, जब मान लो पहला एटम था तो वो तो न्यूट्रल था तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन दूसरा जब IE2 की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो वहां पे वो न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, केटायन बन गया है। कि जैसे ही वो केटायन बनता है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकलेगा उससे तो उसका रिपल्सिव फोर्स कम होगा। रिपल्सिव फोर्स कम होने का मतलब क्या हुआ कि Z इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ जाता है उस केस। जो है वो न्यूक्लियस का वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जैसे ऑलरेडी, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाएगा, अब डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है उस पर पहले के मुकाबले अब ज्यादा बढ़ चुका है, इसलिए अब ज्यादा तो एनर्जी भी फिर हमको देना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है एक बार फिर बताइए ना, क्या? आवाज कट गया था आपका। सर फिर बताइए ना प्लीज, आवाज कट गया था आपका। हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इन जनरल for the same element IE1 is less than IE2 is less than IE3 less than IE4 up to ये less than IN, ठीक है। n नंबर ऑफ आता है बिकॉज क्या है, रीजन क्या लिख सकते हैं, as the number of electrons decreases, क्योंकि जैसे जैसे एक प्लस decreases, number of electrons decreases, the attraction on the remaining electron increases considerably. Hence, successive ionization energy increases. बात समझ में आया? देख लो एक बार, पढ़ लो, समझ आ जाएगा। जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन कम होते जाएगा तो Z इफेक्टिव मतलब न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे वो बढ़ता जाएगा, और Z इफेक्टिव अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन पे, तो उसको निकालने के लिए हमको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, मतलब पहले जितना देना पड़ रहा था उससे ज्यादा एनर्जी देना होगा। इसलिए अगर एनर्जी ज्यादा देना होगा तो वो आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, वो इंक्रीज करता जाएगा। क्या समझ में आ गया? हेलो, यस सर। क्या देख बढ़ते हैं उसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन इफेक्ट करेंगे, जैसे एटॉमिक रेडियस में देखे थे उसी तरह यहाँ भी फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, इसमें कैसे इम्पैक्ट करेगा, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि साइज जितना छोटा होगा आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा उतना ज्यादा, क्योंकि साइज जितना छोटा है Z इफेक्टिव उतना ज्यादा, Z इफेक्टिव जितना ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू उतना ज्यादा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एटॉमिक साइज दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, लिख सकते हैं या नहीं यस सर। बताओ। चलो, तो पहला हो गया एटॉमिक साइज जो होता है, साइज ऑफ द एटम वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ये बताओ तो, शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आयनाइजेशन एनर्जी के?
बोलो। शील्डिंग अगर अच्छा हुआ तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा। शील्डिंग अगर अच्छा है, शील्डिंग अगर बढ़ रहा है मान लो, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा ना। यस सर। बोलो। यस सर। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो एनर्जी भी कम ही लगेगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है ना। मतलब शील्डिंग बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, शील्डिंग अगर कम होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू। कोई डाउट ये दोनों फैक्टर्स में किसी को, देख लो। हेलो। नो सर। यस सर। चलो, तो दूसरा फैक्टर हो गया शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। नेक्स्ट होता है एक पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है, पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे लिख रहा है कि द आयनाइजेशन एनर्जी also depends on the type of electron which is removed। ठीक है, कि वो कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कौन सा ऑर्बिटल से वो रिमूव हो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है। आइदर वो एस ऑर्बिटल, पी या डी या एफ ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, उस पर भी आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर सेम सेल की बात करें, मान लो फोर्थ सेल है, तो फोर्थ सेल में ही अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, तो फोर्थ सेल में देखोगे एसपीडीएफ चारों ऑर्बिटल्स होते हैं। तो एस का ऑर्बिटल जो होता है न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होता है, उसके बाद पी होता है, उसके बाद डी और सबसे दूर एफ होता है। तो ऑब्वियसली सेम सेल के केस में अगर हम लोग बात करें तो एस ऑर्बिटल पे जो है या एस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस का, क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ये फोर्स। और जैसे जैसे उसके बाद पी पे लग रहा होगा, उसके बाद डी पे उससे कम लग रहा होगा, और एफ में तो बिल्कुल ही कम लग रहा होगा, क्योंकि डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ते जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पेनिट्रेशन इफेक्ट की अगर बात करें हम लोग, तो कौन सा ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेटेड है, ज्यादा न्यूक्लियस के करीब है, पेनिट्रेटेड मतलब न्यूक्लियस से ज्यादा क्लोज है, कौन सा ऑर्बिटल है। सेम शेल की एस। बात करें तो एस ऑर्बिटल ज्यादा, उसके बाद पी, उसके बाद डी और एफ। तो फॉर सेम सेल अगर हम लोग बात करें तो कौन से ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, जहां पे फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, और फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पे लग रहा होगा, एस। ठीक है, तो एस मतलब जितना ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा ऑर्बिटल, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, उतना डिफिकल्ट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेनिट्रेशन इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आयनाइजेशन एनर्जी के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बताओ तो। पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होगा, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर डायरेक्टली। डायरेक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा इलेक्ट्रॉन उस पर फोर्स उतना ज्यादा लग रहा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, ये थर्ड फैक्टर हो गया पेनिट्रेशन इफेक्ट। फोर्थ जो होता है ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी डिसाइड करने में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन से क्या होते हैं, आर एक्स्ट्रा स्टेबल एंड नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशंस।
ठीक है, तो ये हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल बन रहा हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट हो, तो वो कभी भी, वो ऑलरेडी स्टेबल है, तो वो कभी भी अपना स्टेबिलिटी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर उससे निकल जाएगा जो ऑलरेडी हाफ फील्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर उससे निकल जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वो ना तो हाफ फील्ड रहेगा ना ही फुल्ली फील्ड रहेगा। समझ में आ रहा है? तो उसका स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि वो पहले से ही हाफ फील्ड था, मतलब वो पहले से एक्स्ट्रा स्टेबल था, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लोगे तो उसका स्टेबिलिटी तो कम ही हो जाएगा पहले से। तो कोई भी एटम जो है वो अपना स्टेबिलिटी या कोई भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अपने स्टेबिलिटी को लूज करना नहीं चाहता, हमेशा कोई भी चीज स्टेबल होना चाहता है, कभी भी वो स्टेबिलिटी कम करना नहीं चाहेगा। तो इसलिए अगर कोई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर दिख रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से ज्यादा स्टेबल है। तो उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़ के वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना वो बहुत ही डिफिकल्ट काम है, मतलब ज्यादा एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा बाकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से। तो इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है हाफ फील्ड या फुली फील्ड के केस में किया जाता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई फॉर बोथ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, हाफ फील्ड और फुली फील्ड दोनों टाइप के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो है ये हाई है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे इसमें यस एग्जांपल हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1s2 है, 2s2 है, 2p3 है। तो इसमें देखोगे 2p3 ऑलरेडी हाफ फील्ड है ना? 2p3 का जब होल्ड्स रूल के अकॉर्डिंग लिखोगे तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी ये हाफ फील्ड है, ये मोर स्टेबल है। तो इससे अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2p2 बन जाएगा। तो कभी भी ये 2p2 और 2p3 में कौन ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है? ऑब्वियसली 2p3 वाला होगा, है ना? तो कभी भी कोई भी एटम जो है अपने एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी छोड़ के वो लेस स्टेबल नहीं होना चाहेगा, हमेशा वो मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए उसमें तो यहाँ पे देखो हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला सुन लिए थे ना? सुने थे या नहीं, बताओ। हेलो। सर बेरिलियम वाला नहीं बताए थे, यस सर। मतलब सुन नहीं हाँ, थे हम लोग। तो बेरिलियम वाले में भी देखो, बेरिलियम का भी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 है, तो मतलब फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ही है। तो ये ऑलरेडी पहले से बहुत ज्यादा स्टेबल है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इससे रिमूव करोगे 2s1 हो जाएगा, तो उसका स्टेबिलिटी कम ही होगा ना। तो कभी भी अपना कोई भी एटम स्टेबिलिटी कम नहीं करना चाहता है, वो हमेशा बढ़ाना ही चाहेगा। तो इसलिए ये नॉर्मल कंडीशन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगा, बहुत ही हाई एनर्जी अगर प्रोवाइड करोगे तो तभी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि इन सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड वाले के लिए क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये टोटल 4 फैक्टर्स आए जो आयनाइजेशन एनर्जी का इम्पैक्ट कर रहे हैं। पहला कौन सा था, बोलते जाओ, पहला फैक्टर कौन सा है? साइज ऑफ एटम। तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली? इनवर्सली। 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 दूसरा था कौन सा? स्केलिंग शील्डिंग इफेक्ट, इफेक्ट तो वो वो भी भी इनवर्सली था। इनवर्सली। तीसरा था पेनिट्रेशन इफेक्ट, तो वो क्या था? वो डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल था। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बात की हम लोग कि
जो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी पहले से स्टेबल होते हैं जैसे हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड, तो उनके लिए क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू ज्यादा होगा। ठीक है, यस सर। चलो तो ये हो गया फैक्टर्स। अब देखते हैं हम लोग वेरिएशन, कि आयनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा पीरियोडिक टेबल में। तो वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, पहले नॉर्मल ट्रेंड देख रहे हैं फिर एक्सेप्शंस में जाएंगे हम लोग। वेरिएशंस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, इफ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period, बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज करेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज कर रहा है? ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमको पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, घटता है ना डिक्रीज नॉर्मल ट्रेंड के डिक्रीज अकॉर्डिंग। करता है। तो एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये नॉर्मल ट्रेंड है। यस सर। अब एक्सेप्शन भी हैं इसमें, बहुत सारे एक्सेप्शन हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, इफ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आओगे तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आयनाइजेशन, ये पीरियड वाला जो है, आयनाइजेशन डिक्रीजेस इंक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज, या फिर इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव, और इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। क्योंकि ये दोनों, जेड इफेक्टिव भी अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। तो जेड इफेक्टिव और एटॉमिक साइज ये दोनों तो रिलेटेड होते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग लेफ्ट टू राइट पीरियड में। लेकिन इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? बताओ। डिक्रीजेज। डिक्रीजेस। डिक्रीज। क्यों डिक्रीज करेगा? ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा, और एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है बाहर वाले सेल पे कम लगेगा, और कम अगर अट्रैक्शन लग रहा है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जेड इफेक्टिव का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जेड इफेक्टिव अगर कम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी कम लगेगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, यस सर। ये हो गया नॉर्मल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। अब इसके जो एक्सेप्शंस हैं और इसके क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग यहाँ पे एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चंस किए हो या नहीं किए हो अभी तक? सब किए हैं। हाँ, तो एटॉमिक रेडियस वाला पूरा क्वेश्चंस, एटॉमिक रेडियस तक जो भी क्वेश्चंस हैं ये तुम लोग का होमवर्क है। ठीक है, जो भी बचा हुआ भी होगा एटॉमिक रेडियस का वो पूरा पोर्शन, और शुरुआत का जो हिस्ट्री वाला पार्ट था, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और एटॉमिक रेडियस, तो इसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज कर लेना बुकलेट से। ठीक है, दिया हुआ है ना, उसमें अलग अलग करके ही दिया है। एटॉमिक यस रेडियस सर। का अलग एक्सरसाइज है, आयनाइजेशन एनर्जी वो सब का अलग दिया है। हुआ है। तो एटॉमिक रेडियस वाला और शुरुआत का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कर लेना। ठीक है, यस सर। यहाँ तक करके रखना, एटॉमिक रेडियस तक। जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे, फिर आगे आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। एक्सेप्शंस वाला पार्ट इसका आयनाइजेशन एनर्जी का वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जनरल ट्रेंड तक हो गया है। ठीक है, तब तक यहाँ तक बनाओ तुम लोग एटॉमिक रेडियस तक क्वेश्चंस, उसको आगे फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को पूछना है तो पूछो जल्दी।
सर इसको आयोनाइजेशन एनर्जी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल ही बोलते हैं क्या? इसको ही आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। हाँ, पोटेंशियल भी देखो बहुत जगह बुक में लिखा हुआ रहता है। पोटेंशियल मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करके कराया जाता है वो प्रोसेस। जैसे यहाँ पे एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो एनर्जी बहुत सारे तरीके से प्रोवाइड कराया जा सकता है। कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड करेगा, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? तो यस जब सर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए उसको बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, तभी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास होगा उससे। तो उससे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ना जिस बैटरी से कनेक्ट करोगे। यस सर। तो वही उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल वहाँ पे हम लोग वो यूज कर लेते हैं टर्म। ठीक है, सब एक ही चीज है मतलब। यस सर। ठीक है। सर आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एंथैल्पी दोनों सेम ही है। एंथैल्पी में, एंथैल्पी का मतलब वो एनर्जी चेंज, मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल गया तो शुरुआत में उसका कुछ ना कुछ तो एनर्जी होगा। पहले मान लो E1 है शुरुआत में, जब न्यूट्रल एटम है उसका E1 है एनर्जी, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका एनर्जी हो गया E2। तो जो डिफरेंस आया फाइनल E2 माइनस E1 जो हम लोग निकालेंगे, तो उसी डिफरेंस इन एनर्जी जो डेल्टा E बोलते हैं, उसी को एंथैल्पी बोला जाता है। चेंज इन एनर्जी को हम लोग एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। जो डिफरेंस आएगा वही तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा ना। यस सर। ठीक है, तो वही दोनों मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। ठीक है, दोनों का। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। चलो तब यहाँ तक बनाओ, एटॉमिक रेडियस तक कंप्लीट करके रखो, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। यस सर। चलो थैंक यू। सर हाँ बोलो। सर पीरियोडिक टेबल में ऊपर में ग्रुप्स के साथ 1A 2A 3B जो लिखा रहता है वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन का बेसिस के ऊपर लिखा हुआ है। हाँ हाँ, वो मेंडलीव्स के, क्योंकि 1A 2A वो सारा मेंडलीव ही किया था ना, हर एक ग्रुप को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया था, वो तो बता ही थे ए और बी में। यस सर। तो वो जो 1A 2A लिखा हुआ रहता है वो मेंडलीव्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है। यस सर। ग्रुप नंबर 8 9 और 10 को पूरा को अपना 8वां ग्रुप में वो डाल दिया था, प्रेजेंट पीरियोडिक हाँ टेबल मतलब का उस ग्रुप। समय जो भी प्रेजेंट नहीं, मतलब उस समय जैसे सारा एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो जो एलिमेंट्स आते जा रहे थे ना उस समय नया नया, वो यस सबको ग्रुप नंबर 8 में ही डालते जा रहा था। ठीक है, यस सर। तो इसलिए उसमें ग्रुप नंबर 8 में बहुत सारा चीज आ गया था कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रहे थे। ठीक है, वो सारा उसमें प्रॉब्लम में राइज हो गया था। यस सर। ठीक है, ठीक और है कुछ? नहीं सर। चलो चलो फिर बनाओ क्वेश्चन, आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू। चलो थैंक यू।